दुनिया का 20% पेट्रोलियम जो एनर्जी सेक्टर की रिक्वायरमेंट के लिए जो सप्लाईज जानी होती है वहां से जानी होती हैं, और भारत अपनी जरूरत का 50% कच्चा तेल, 54% एलएनजी अगर उसी रास्ते से मंगाता है जो रास्ता युद्ध की वजह से बंद हो गया है। तो मुझे बताइए कि इस ग्लोबल संकट में आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि इसके लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है? कि आप बताइए कि कौन जाके 48 घंटे पहले इजराइल में बैठ के फादरलैंड मदरलैंड कर रहा था? कौन किसको नहीं पता था? और दूसरी चीज, आप अभी अपने नागरिकों की बात कर रहे थे, अभी तो पता चला कि दुबई में एक इंडियन को जो है एयरपोर्ट पे ही जो है उसको घायल हो गया। तो वास्तविकता ये है कि आप इसको मानने को ही नहीं तैयार है कि ये ग्लोबल क्राइसिस है। बड़ा पॉइंट है धनंजय गिरी। ठीक है धनंजय गिरी, दूसरी चीज देखिए, उनका बड़ा सवाल ये है, जो मुख्य रूप से मैं यहाँ पे कोट भी कर रही हूँ, कि आप मानने के लिए तैयार नहीं है कि प्रॉब्लम है, जो सिनेरियोज ग्लोबल सिनेरियो दिखाई दे रहे थे उसका इंपैक्ट देर सवेर देश पर आएगा। ये प्रेडिक्ट करने में क्या सरकार से चूक हुई? पहला सवाल। घरेलू गैस सिलेंडर के साथ दाम 60 रुपए बढ़ गए, 60 रुपए बढ़ गए। अभी हम रिपोर्ट्स दिखा रहे थे, कितनी जगह देश से कालाबाजारी की रिपोर्ट आ रही है। सिलेंडर 500, 600, 700 रुपए एक्स्ट्रा पैसे देकर पहले स्टॉक किए जा रहे हैं और फिर ब्लैक में बेचे जा रहे हैं। सर, अगर आम लोगों को लाइन लगानी पड़ रही है और ये सब चीजें हो रही है तो इस पर कंट्रोल नहीं हो पाया, तो कुछ तो प्रेडिक्ट करने में चूक हुई है आपसे। क्यों नहीं मान रहे आप लोग इस बात को? फिर मीनाक्षी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस गोले पर हम रहते हैं उस गोले पर लगातार जो गोलाबारी चल रही है, लगातार जो गिर रहा है, आधी दुनिया, आधा विश्व जो है युद्ध के मुहाने पर खड़ा है, लगातार बमबारी हो रही है, लगातार। जब दुनिया इतनी अस्थिर है तो कौन कहेगा आपसे कि आप अछूते रहेंगे? वर्ल्ड इज ए ग्लोबल विलेज। इस गांव में अगर शरीर का, पूरे शरीर में दिक्कत है और कोई अंग को छूता है, इसका मतलब अपाहिज है, उसका कोई लेना देना नहीं। अगर हम लोग एक्टिव है इस धरती पर, और इस धरती पर आधी दुनिया जब युद्धरत है, तो उसमें हमारे ऊपर कम से कम इफेक्ट आए, इसका प्रयास किया जाए। और सरकार के पास 250+ मिलियन बैरल कच्चा तेल और ईंधन का स्टॉक है, जो 7-8 सप्ताह के सुरक्षित बफर है। 258 MMTPA रिफाइनरिंग क्षमता देश की जरूरत से ज्यादा है। बंद होने के बाद बहन, बीच में बैकग्राउंड म्यूजिक में आपको नहीं दे जरूरत नहीं है। राहुल बाबा बोलेंगे तो आप बैकग्राउंड म्यूजिक टीवी चैनल वाले क्यों दिखा रहे थे? I don't need your background music। आप तो उत्पादन क्षमता बढ़ा देंगे कच्चे तेल की। आपने कहा मैं जहां तक जानता हूं, जो एंकर मीनाक्षी बैठी हुई है बहुत अच्छी एंकर है, और आपको अगर एंकरिंग करने का शौक है तो आप एंकरिंग करने ही आ जाइए। या तो प्रवक्ता का काम कर लीजिए। आई नो मीनाक्षी इज वेरी गुड एंकर। आप कांग्रेस को पाया ना, नेता 96 बार का फेल्योर बाबू को लेके घूम रहे हैं आप। चलिए, सवाल का जवाब। ठीक है, सवाल का जवाब। प्रियंका जी जरा 2 सेकंड रुकिएगा। ठीक है धनंजय गिरी, सवाल का जवाब बताइए। सर, मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ, अगर पर्सनली मुझे ये मालूम हो कि मेरे ऊपर, सुनिए एक सेकंड धनंजय जी, बात सुनिए धनंजय जी, अगर मुझे ये मालूम है, एक सेकंड नहीं प्लीज, सवाल सुनिए सर, सवाल सुनिए। अगर मुझे ये मालूम हो कि 15 दिन बाद या 20 दिन के बाद मेरे ऊपर कोई इमरजेंसी आने वाली है, किसी तरह का मुझे फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, कोई हॉस्पिटल इमरजेंसी हो सकती है, कुछ XYZ प्रॉब्लम हो सकती है, अगर वो एक्सपेक्टेड है, तो मैं 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, 1 महीने पहले उसके लिए एक बेसिक तैयारी शुरू कर दूंगी। ये मैं एक इंडिविजुअल के बारे में बता रही हूं आपको। मैं तो एक इंडिविजुअल हूं ना, एक इंडिविजुअल के बारे में बता रही हूं। सरकार अपने स्तर पर क्या प्रयास कर रही है, मेरा आपसे ये सवाल है। ये तो मालूम है ना ग्लोबल सिनेरियो बिगड़ रहा है, तैयारी क्या थी सर? तैयारी क्या थी? कालाबाजारी क्यों नहीं रुक रही है सिलेंडर की? मीनाक्षी जी, आपका पहले भी यही सवाल था। सवाल का आपने अल्फाज बदले हैं, सवाल वही है। तो बिना किसी बैकग्राउंड म्यूजिक के इसका जवाब मैं फिर से वही दूंगा आपको कि यही तैयारी का ही नतीजा है कि 250+ मिलियन बैरल कच्चा तेल और ईंधन का स्टॉक है, जो 8 हफ्तों का सुरक्षित बफर है। इससे ज्यादा क्षमता रखने की किसी के पास नहीं है। और बैकग्राउंड म्यूजिक वाली मोहतरमा तैयार है। प्रियंका, एक बार जवाब सुन लेते हैं प्लीज, लेट हिम कंप्लीट। हाँ, बैकग्राउंड म्यूजिक वाली मोहतरमा तैयार है। 28 MMTPA रिफाइनरिंग क्षमता देश की जरूरत से ज्यादा है। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने के बाद भारत में पेट्रोल डीजल की कमी हो सकती है, हमें भी पता है। इसलिए भारत आज 40 देशों से, 40 कंट्रीज के साथ ट्रेड कर रहा है, और जिसमें हम लोग कच्चे तेल से लेकर के, गैस से लेकर के उनसे बात कर रहे हैं। कतर हमारा मेजर गैस सप्लायर है, इसके बावजूद हम अलग देशों से भी बात कर रहे हैं, अलग रूट से भी बात कर रहे हैं, अलग भी चैनल खोले गए हैं। और यही सरकार की सिंसियरिटी का नतीजा है कि आज हमारे पास, जब दुनिया में, एक मिनट मीनाक्षी जी, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। आज फ्रांस को दिक्कत हो गई है, 33% बढ़ गया है। जब पाकिस्तान में सब बंद हो गया, वर्क फ्रॉम होम हो गया, आधा दिन हो गया, बांग्लादेश की स्थिति खराब है। भारत में आज चैन की बंसी बजा रहे हैं वहां पर, और इसलिए कालाबाजारी न रुके, इसलिए ये इंडियन मिलिट्री एक्ट पहले भी था, आजादी के पहले था, और एक्ट 1954-55 लगा, यानी कि 1955 में एक्ट बना था, 1955 में बना था, 61 में लगा, 77 में लगा, कोरोना में लगा, हर इमरजेंसी में लगा है, और हमने हमेशा साथ दिया है।
कालाबाजारी न रुके, कांग्रेस देश में अस्थिरता का माहौल बनाए करना चाहती है। मनोज यादव जी, करना चाहती कांग्रेस के लिए तो कह रहे हैं धनंजय गिरी, प्रधानमंत्री ने भी कह दिया कि कांग्रेस देश को गुमराह कर रही है। लेकिन मैं समाजवादी पार्टी से सवाल पूछ रही हूँ सर, एक हाइपोथेटिकल सवाल है। अभी अगर आप लोग सरकार में होते, मानिए समाजवादी पार्टी की सरकार होती देश में, और ईरान, इजराइल, अमेरिका का युद्ध छिड़ गया है, मुझे ये बताइए देश पर जो प्रभाव होता, आप ऐसा क्या कर देते जिससे इन समस्याओं का हल मिल जाता? हमें सजेशन दीजिए सर, आज डिबेट की बात नहीं है, सजेशन दीजिए आज। मीनाक्षी, आपका हाइपोथेटिकल अगर क्वेश्चन है तो उसके जवाब भी मेरे उसी तरह के होंगे कि हम अगर समाजवादी पार्टी आज उत्तर प्रदेश की सरकार में होती तो समाजवादी पार्टी जो गोरखपुर, देवरिया, गोंडा, ये राजधानी लखनऊ में जो लोग, जो आपकी तरह जो सुधी पत्रकार हैं, जो लोगों की समस्याएं दिखा रहे हैं, जो माताएं बहनें, जो लोग रोजे में हैं और अभी नवरात्रि आने वाला है, कोई उत्तर प्रदेश की जनमानस पागल नहीं हो चुकी है कि सड़कों पर सुबह के 3 बजे से लेकर और रात तक है और रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहे हैं कि कहीं भी गैस की सप्लाई नहीं। 28 तारीख से युद्ध शुरू हुआ तो उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कर रही थी? डफली बजा रही थी या उत्तर प्रदेश की सरकार कहीं हर कीर्तन गा रही थी? क्या कर रही थी उत्तर प्रदेश की सरकार? अगर कोई समस्या आती है तो सरकार का बजट होता है, सरकार के प्रबंधन होता है, किसी भी तरह के समस्याओं से निपटने के लिए तमाम सरकार की तैयारियां होती हैं कि इतनी तैयारी तो आपने बताया कि हम व्यक्तिगत स्तर पर भी करते। कम से कम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो अफवाहों पर ध्यान दे रहे हैं, अब वो जो एक बात है कि जब घर में ठंडे चूल्हे पर खाली पतीली है तो बताओ कैसे लिख दें कि चलिए, चीफ मिनिस्टर भी आपको सुन रहे होंगे अगर आज मानिए, और प्रधानमंत्री भी सुन रहे होंगे। संसद में बैठने वाली तीसरी सबसे बड़ी पार्टी हैं आप लोग, संसद में बैठने वाली तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। मुझे ये बताइए सजेशन, एक सजेशन या 2 सजेशन जो आज योगी जी को या फिर पीएम मोदी को इंप्लीमेंट कर देने चाहिए, एक कंस्ट्रक्टिव विपक्ष के नाते बताइए। अगर 2 सजेशन, अगर ये एक सकारात्मक और रचनात्मक विपक्ष के चलते समाजवादी पार्टी की ये सजेशन और सुझाव है कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हकीकत का सामना करें और अपना उन्मादी और अहंकार छोड़ दें और देश के प्रधानमंत्री भी छोड़ दें। देश के प्रधानमंत्री से यह सवाल है कि आप जिस अमेरिका के लिए कीर्तन गाते फिरते थे, हाउडी ट्रंप और क्या क्या करते फिरते थे, उसी अमेरिका ने आपकी क्या हाल कर दी है। और आपने एक अपने मित्र देश के सर्वोच्च नेता की हत्या कर दी गई, उस पर आपने शोक संवेदना तक प्रकट नहीं करा 8-9 दिन। तो आपसे सवाल है कि जब आप जानते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से हमारे 80% कच्चे तेल का और गैस का आयात हो रहा है, वो धर्मेंद्र कुमार मुन्ना, जो आरोप यहाँ पर विपक्ष की तरफ से, चाहे मनोज यादव जी कह रहे हैं, चाहे प्रियंका गुप्ता कह रही हैं, आपको लगता है कि ये सिर्फ क्रिटिसिज्म के लिए क्रिटिसिज्म हो रहा है या वाकई सरकार एक्सेप्ट नहीं कर रही है चीजों को? बताइए। ने बहुत ही अच्छा से मीनाक्षी जी एक्सेप्ट किया है और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर नजर है, युद्ध पर भी नजर है। पैनिक होने की जरूरत नहीं है किसी को। उत्तर बिहार में होली के चलते जितने भी सप्लाई चेन में लगे ड्राइवर्स होते हैं, सारे लोग छुट्टी में थे। आने के बाद विपक्ष की अफवाहों के चलते खाली पड़े सिलेंडरों को लोग समय से पहले ही रिफिल करा के भरना चाहते हैं। ये पैनिक करने के चलते जब हमारा सप्लाई चेन पर ज्यादा लोड पड़ता है, एक समय में 25% जो 25 सिलेंडरों का नंबर लगता था, 500 लोग लगा रहे हैं तो हैंग कर रहा है सिस्टम। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और मैं भविष्य, भारत के जो भी आम लोग हैं उनका उज्जवल भविष्य है। किसी गरीब का उज्ज्वला बंद होने वाला नहीं है, चूल्हा किसी का ठंडा होने वाला नहीं है। ठीक है, स्टॉक है, लेकिन देश के विपक्ष के लोगों को भी ऐसे समय में सहयोग करना चाहिए। ठीक है जैस्मिन शाह, विपक्ष को भी थोड़ा सहयोग करना चाहिए, वैश्विक संकट को समझना चाहिए। क्या आपको लग रहा है कि गैर जरूरी क्रिटिसिज्म है या वाकई? ठीक है जैस्मिन शाह, लोग सिलेंडर के लिए खड़े हैं वहां जाके कहोगे ना कि लोग 5-5 सिलेंडर। जैस्मिन शाह, पेशेंटली से आपका डिबेट सुन रहा था। 2 अहम सवाल हैं और ये दोनों सवालों का जवाब मेरे ख्याल से ये क्लियर कर लेगा आपके दर्शकों के लिए कि हो क्या रहा है देश में। पहला सवाल है कि ये क्राइसिस क्यों आया भारत के सर के ऊपर, और दूसरा, अगर क्राइसिस आया तो क्या हम एक्सेप्ट करके उसको मैनेज करने में क्या हम इसमें सफल हो रहे हैं कि नहीं। और इन दोनों चीजें में मीनाक्षी जी जब आप देखेंगी और तथ्यों के आधार पर मैं अपनी बात रखूंगा, हमें दिखेगा कि भाजपा की केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी की बहुत ही गहरी अक्षमता के कारण आज लोगों के ऊपर ये सारी चीजें गुजर रही है। पहला है कि क्राइसिस
क्राइसिस भारत के ऊपर क्यों आया? देखिए, दुनिया में वॉर चल रहा है, वो पहले से भी रशिया यूक्रेन चल रहा था, हर वॉर चलता है, लेकिन भारत कभी भी किसी वॉर में पार्टी नहीं बना। पहली बार ऐसा हो रहा है मीनाक्षी जी, और मैं कह रहा हूँ आजादी के टाइम से हम नॉन अलाइंड मूवमेंट की बात करते थे, पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी यूएस के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, यूएस और इजराइल के प्रधानमंत्री को गले से लगाते हैं और कहते हैं आप जो कहेंगे हम मैं हाँ जी हजूरी करूंगा। ये कभी नहीं हुआ। अरे यूएस और इजराइल के बीच में वॉर हो रहा है, और यूएस इजराइल ईरान, तो भाई हमें क्यों पक्ष लेने की जरूरत थी? और मैं आपको एक ये क्लियर कर लूं कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जो हमारा इतना बड़ा ऑयल और गैस की मात्रा आती है, उसमें कौन सा पक्ष लिया है भारत ने? बिल्कुल पक्ष लिया है हमने। इजराइल जब वॉर होता है उसके एक दिन पहले इजराइल के प्रधानमंत्री को झपकी मारने की क्या जरूरत थी? वहां जाके आप बोलते हैं कि हम आपके सबसे गहरे मित्र हैं। और अगर ईरान के सुप्रीम लीडर जो भारत के पुराने मित्र रहे हैं, ईरान एज अ कंट्री, आप चू तक नहीं बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं? आपके ऊपर दबाव है यूएस का कि आपको कुछ बोलना नहीं है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का जो इजराइल दौरा है जैस्मिन शाह, वो प्लान्ड विजिट है, दो देशों के बीच में एक विजिट है जिसके लिए वो जा रहे हैं। युद्ध तो उसके बाद शुरू हुआ ना, उस समय तक तो बातचीत की टेबल पे थे, उस समय तक तो ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत हो ही रही थी ना सर। तो ये कहना कि प्रधानमंत्री वहां गए और वहां जाके युद्ध करवा दिया, उसकी जानकारी उनकी थी, मतलब आप क्या प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं? क्लियर बोलिए। 2 साल से गाजा वॉर जब से चल रहा है, क्या आपको पता है दुनिया का कोई भी लीडर इजराइल नहीं गया है? प्रधानमंत्री जी मोदी जी गए, गले लगाया। और दूसरा, ईरान पे आपने इसलिए, देखिए एक चीज मुझे बात रखने का मौका दीजिए, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पूरी तरह से बंद नहीं है। चाइना और रशिया जिन्होंने ईरान का साथ दिया, आज उनकी शिप्स वहां से आ रही है। भारत की शिप्स नहीं आने दे रहे हैं क्योंकि आपने ईरान के खिलाफ पक्ष ले लिया, तभी तो आपकी नहीं आ रही। तो अगर ये कह रहे हैं कि आज एलपीजी की मात्रा कम हो गई है, भारत में 50% गिरावट आ गई है, ये कोई इंटरनेशनल वॉर के कारण नहीं है। आपने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने नतमस्तक होकर उनका जो पक्ष लिया, उसका चलिए ये बड़ा पॉइंट है सिवाज साहब, आप तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं सर, आप डिफेंस क्षेत्र से हैं, आप स्ट्रैटेजिक अफेयर्स को समझते हैं, आपने पॉलिटिकल पार्टी के सभी प्रवक्ताओं को सुन लिया। हमारे पास सर एक ग्लोबल सिनेरियो है और एक देश के भीतर जो परिस्थिति है उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। अगर गैस की किल्लत होगी, धीरे धीरे ही सही, अगर ये इंपैक्ट लोगों के किचन तक पहुंचेगा, जहां पर होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, ढाबे हैं, जिनकी रोजी रोटी उस पर निर्भर है, वहां पर इंपैक्ट आएगा सर, तो देश में उसकी चर्चा भी होगी, उस पर सवाल भी आएंगे। मुझे ये बताइए सर, जो आरोप जैस्मिन शाह लगा रहे हैं कि अमेरिका से नजदीकी ने ईरान के साथ क्या हमारी परिस्थितियों को थोड़ा सा रफ कर दिया है आपकी नजर में, या कोई परिस्थिति थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारी सप्लाईज बाधित ना होती? देखो मीनाक्षी, एक चीज समझनी पड़ेगी। सबसे पहले आपका आता है नेशनल इंटरेस्ट, और मुझे लगता है कि इस गवर्नमेंट ने नेशनल इंटरेस्ट की तरफ से देखा जाए तो 3-4 चीजें काफी ठीक की। एक तो जब बहुत बड़ा प्रेशर था कि हम रूस से ऑयल लेना बंद करें, भारत फिर भी लेता रहा, जबकि बनिस्बत की हमारे को 50% जो है टैरिफ भी देना पड़ा। हाँ, ये सच्चाई है, थोड़ा कम हो गया था, मगर अब फिर हम ज्यादा बढ़ाएंगे। दूसरा, जो ऑयल हम 24 एंटिटी से लेते थे उसको डाइवर्सिफाई करके 40 एंटिटी हो गया। अब हम यूएस से भी ले लें, लैटिन अमेरिका से, वेस्ट अफ्रीका से भी और रूस से भी। तो मुझे लगता है पहले ऑयल की बात करते हैं। ऑयल जो है 50 दिन से ज्यादा का स्टॉक है और मुझे लगता नहीं ऑयल की कोई दिक्कत आने वाली है। और इसी प्रकार से जो LNG है, गैस, उसका भी है स्टॉक, पर उसमें आपको रिस्ट्रिक्शन लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपने ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट इसीलिए ही नियुक्त किया है 1959 का। वो जो कमर्शियल जो पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं, मुझे उसमें कभी डालने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसकी स्टोरेज ज्यादा नहीं हो सकती। ऑयल को आप स्टोर कर सकते हो, आपने 50 दिन से ज्यादा स्टोर कर रखा है, मगर जो आपकी LNG और गैस है उसको स्टोर की कैपेबिलिटी नहीं है किसी भी देश में। दूसरा यह है कि जामनगर है, हजीरा गैस प्लांट है, राजस्थान के है, वहां पर आपने उनकी जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा दिया है। इसके बावजूद आपको प्रिकॉशन लेनी चाहिए। 2 बातें और मैं हॉर्मुज बात है, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वो किसी ने सोचा नहीं था कि ईरान इस तरीके से इसको बंद कर देगा। मगर अब मैं एक थोड़ा बात करना है कि अमेरिका ये सोचना कि वो चाइना और रूस की शिप को जाने दे रहा, मुझे शायद नहीं लगता। ब्लॉक जरूर किया हुआ है, कोई भी शिप डर के मारे नहीं जा रही, क्योंकि वहां पर रशिया की सप्लाईज बाधित हुई हैं क्या? आप ही बता, करेक्ट कर दीजिए, रशिया की सप्लाईज बाधित हुई हैं या नहीं हुई हैं? एज पर माय नॉलेज उनका सप्लाई बाधित नहीं हुआ है। देखो नहीं, ऐसा नहीं है। जो चीन का 60% ऑयल ईरान से जो जाता है उसमें बाधाएं हुई, उसमें प्रॉब्लम क्या है कि जैस्मिन शाह, एक क्रॉस क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहे हैं। हाँ जैस्मिन शाह।
हाँ, बोलो। ये क्लियर कर दूं कि चाइना ने जो अभी विशेषज्ञ कह रहे थे कि भाई गैस स्टोर नहीं होता, यहाँ पे भी हमारी अक्षमता मैनेजमेंट की जो अक्षमता है वो साफ दिखाई दे रही है। चाइना के पास, चाइना भी बड़ा देश है, 3 महीने तक का गैस रिजर्व चाइना ने अपनी तैयारी कर रखी थी। भारत में केवल 20 से 21 दिन कह रहे हैं कि गैस, अगर आपको पता है कि इतनी कम गैस है तो फिर भाई बेगाने वॉर में आपको पक्ष लेने की क्या जरूरत थी? चलिए, ये आपने बड़ा क्या उखाड़ लिया? धनंजय गिरी, क्या देखिए आपको कुछ आम फायदा आदमी मिल रहा पार्टी है? और कांग्रेस और पार्टी जो हो लोगों बार की बार नौकरियां वो चली आपकी गई विदेश हैं, नीति पर सवाल उठा रेस्टोरेंट रहे इंडस्ट्री हैं, और विदेश नीति पर इस लिहाज से कि आप जिस तरह से इजराइल में गए या डोनाल्ड ट्रंप के साथ में भारत ने जो नजदीकियां बढ़ाई, वो आज हमें इस कगार पर खड़ा कर रहा है। देखिए मीनाक्षी जी, शराब का नशा हो या नशा सत्ता का हो, दोनों ही खराब होता है। जब आप याद ये कहे कि क्या उखाड़ लिया, इस तरह की भाषा आप जब बैठ करके चैनल पर बोले तो पता चलता है कि अभी तक पुराना हैंगओवर उतरा नहीं आपका। दूसरी बात, ये 2013 का मैं आपको दिखा रहा हूँ वीरप्पा मोइली का, जब मामूली सा ईरान में डिस्टर्बेंस हुआ था तो हुआ था कि 8 बजे सारे पेट्रोल पंप बंद कर दिए जाए। ये महान अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह के समय में हुआ था। दूसरी बात, हमारा इजराइल से भी पुराना रास्ता है और लगातार नाता है। पंडित नेहरू ने उनसे चाइना वार में मदद मांगी थी, इंदिरा गांधी ने 71 को वार में मांगी थी, कारगिल वार में तक में हमारी मदद की थी। तो हम ईरान के साथ हो या इजराइल के साथ, दोनों से हमारे संबंध है, दोनों को हम निभाते चल रहे हैं। हमें जब दोनों की लड़ाई है, हम एक तरफा बात नहीं कर सकते, क्योंकि हम नेशनल इंटरेस्ट में बात कर रहे हैं। हमें ना तो सत्ता का नशा है ना शराब का नशा है सर, लेकिन ये तो तथ्य है ना, खamenei साहब की अगर मौत हुई तो उस मौत पर शोक जताने में कितना समय लगा भारत को? सर, ये तो तथ्यात्मक है ना, ये तो फैक्ट है। 4 दिन या 5 दिन के बाद विक्रम मिस्री साहब गए ना वहां पर शोक संदेश लिखने के लिए। सरकार को जब उचित लगा, सरकार ने शोक संदेश अपना व्यक्त कर दिया। ये विषय ये नहीं है, विषय है कि हमें दोनों मनोज यादव, सरकार को जब उचित लगा तो सरकार ने उस समय शोक जाहिर कर दिया, क्यों आप इसे गलत मान रहे हैं? फिर अब विपक्ष कहने के आधार पर तो नहीं चलेगी फॉरेन पॉलिसी। यहाँ बैठे हैं, उनकी मूढ़ता, उनकी देखिए, कम से कम सरकार के जो प्रतिनिधि बैठे हैं उन्होंने आपके एनडीटीवी पर मूढ़ता और अपनी मूर्खता भी स्वीकार कर ली। इनको पता नहीं कि इंटरनेशनल लॉ है, कानून है, पूरी दुनिया कानून से चलती है, रूल ऑफ लॉ से चलती है। और किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को जो शोक संवेदना होती है, एक परंपरा रही है कि राष्ट्राध्यक्ष शोक संवेदना प्रकट करते हैं और सेम डे प्रकट किया जाता है। 1950 से उनके हमारे संबंध है, अलायंस है। और उस देश के वो जो मित्र देश था, वो कोई दुश्मन देश नहीं है ईरान भारत का। आप इस तरह से, और देखिए सरकार के मूढ़ों का कि अपनी मूर्खता स्वीकार भी रहे कि हम किसी रूल ऑफ लॉ से नहीं चलेंगे, इंटरनेशनल लॉ से नहीं चलेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी का व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर आएगा उसी को मान लेंगे और अपने आप को विद्वान भी मानेंगे। तो ऐसे मूढ़ों से, मूर्खों से क्या बात करना? इस तरह की बातें नहीं करेंगे। मनोज जी, मेरी इस पर कड़ी आपत्ति है, प्लीज। नहीं, एक सेकेंड मनोज जी, प्लीज। आप ऐसे आप निजी आक्षेप मत लगाइए सर, आप तर्कों पर बोलिए। आपको जो प्रश्न पूछिए आप तर्कों पर पूछिए, लेकिन इस तरह की बातें आप इंडिविजुअली नहीं बोलेंगे उनके लिए। मुझे इस पर सख्त आपत्ति है। मेरे लिए मनोज यादव जी जितने सम्माननीय मेहमान आप हैं, उतने ही सम्माननीय धनंजय गिरी जी भी हैं। ऐसे बात नहीं होगी। कोई भी इंडिविजुअल एक दूसरे पर इस तरह के आक्षेप नहीं करेगा। मेरी प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, एक तरीके से बात होगी यहाँ पर। ये महामूढ़ को साइकिल में इसको पता ही नहीं है ना, साइकिल में गैस भरा जाना है, एक सेकेंड, ना तेल भरा जाना है। एक सेकेंड मनोज यादव जी, आपने जो बातें बोली है मैं आपको बड़ा क्लियर कट सर बोल रही हूँ। नहीं, एक सेकेंड मनोज जी, आप मेरी बात सुनेंगे पहले सर, प्लीज। मनोज सर, आप मेरी बात सुनिए पहले। आप ऐसे शब्द नहीं बोलेंगे सर। पैनल पर सम्मान सर, टीवी पर बैठते हैं हम लोग, टेलीविजन पर बातचीत हो रही है, लोग देखते हैं घरों में, तमाशा नहीं बनाना है यहाँ पर। ऐसे बात नहीं होगी, बिल्कुल ऐसे बात नहीं होगी। मैं नहीं अलाउ करूंगी किसी भी गेस्ट को इस तरह से बात करना। आपको अगर सर आपको मेरे पैनल पर बैठना है तो आप आराम से अच्छे से बात करिए। मैं आपसे सम्मानजनक तरीके से बात की हूँ, बाकी पैनलिस्ट भी आपसे सम्मानजनक तरीके से बात कर रहे हैं। ये क्या शब्दावली है? जो लोग मेरे पैनल पर आए, मैंने उनको सम्मान से आमंत्रित किया है अपने पैनल पर, और उनके साथ में रिस्पेक्टफुली बात होगी। बताइए तो, और कोई किसी के मूड का क्या ये तरीका नहीं होता सर। आप अपने बताइए ना, सर आप अपने ड्राइंग रूम में बैठ के ऐसे बात करेंगे तो करिए, टेलीविजन पर ऐसे बात नहीं होगी। मेरी डिबेट में, मेरे पैनल पर, मेरे मंच पर ऐसे बात नहीं होगी। अगर आपकी आदत है अपने घर में अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में ऐसे बात करना, अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से ऐसे बात करना, गो अहेड, ऑल द बेस्ट। लेकिन यहाँ पर डिबेट में, टीवी पर सर ऐसे बात नहीं होगी। ठीक है, आप किस तरह के बयानों का बचाव कर रही हैं? आप किस तरह के बयानों का बचाव कर रही हैं? आप व्हाट्सएप, मनोज यादव जी, आपने अपना हर सवाल पूछा है, आपने अपना हर सवाल पूछा है और आपको पूरा समय मिला है बात करने के लिए। प्लीज लुक इनटू योर स्पीच। अपनी स्पीच पर ध्यान दीजिए कि आप कैसे स्पीच दे रहे हैं। क्या शब्दावली होती है? ये मूर्ख बैठे हैं, ये क्या शब्दावली है? ये क्या शब्दावली है? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मत आइए सर। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगता है कि आप ऐसे लोगों के साथ बैठे हैं, यू शुड नॉट कम, यू शुड नॉट कम एक्चुअली।
प्रियंका जी, आप भी नहीं, कोई भी कहेगा। प्रियंका जी मुझे ये बताइए, अगर विपक्ष इस तरह से बात करेगा, ये है सीरियसनेस का लेवल? ये है क्या सीरियसनेस का लेवल? कौन सा ऐसा सवाल है जो आप लोगों ने अभी तक नहीं पूछा यहाँ पर बैठकर? कौन सी ऐसी बात है, कौन सा ऐसा प्रश्न है जिसको एड्रेस नहीं किया जा रहा है? और मेरा सवाल सीधे आपसे ये है कि देश की जनता की अगर बात कर रहे हैं तो उसको संजीदगी के साथ तो टीवी पर रखिए ना कम से कम। मीनाक्षी जी, संजीदगी की बात आएगी तो आपने सुना नहीं कि इससे पहले धनंजय गिरी ने क्या कहा? धनंजय गिरी ने यहाँ पर बैठकर ये कहा कि जो विपक्ष के जो हम लोग बोल रहे हैं तो हम बैकग्राउंड म्यूजिक बजा रहे हैं, तो आपको उस पर भी टोकना चाहिए। मैंने उस पर टोका है उनको, किस तरह से बात मत करिए, मैंने टोका है उनको, शायद आपको याद नहीं होगा। ये नहीं, मैं कह रही हूँ वो मुद्दा नहीं। आज मुद्दा ये है कि आप ये बताइए, जो सेक्रेटरी है ट्रम्प की, वो क्या कह रही है? वो कह रही है कि 30 दिन की हमने परमिशन दी है, इंडिया इज अ गुड एक्टर, वो हमारी परमिशन लेता है। आप बताइए क्या हम परमिशन ले रहे हैं? क्या हम इस लेवल पर आकर पहुंचे हो कि अमेरिका हमें परमिशन देगा तब हम रशिया से 30 दिन का ऑयल खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। ये कौन डिसाइड करेगा? आज हम इतने कमजोर हो गए कि हम, वो कहेगा तो तेल खरीदेंगे, वो कहेगा तो तेल नहीं खरीदेंगे, वो कहेगा तो हम जो संदेश देंगे वरना हम नहीं देंगे, वो कहेगा आयरिश देना पर आप कुछ बोलेंगे तब हम बोलेंगे वरना हम नहीं बोलेंगे। आज हमारी स्थिति आप आ गई है। क्या वैश्विक रणनीति और यही हो चुकी है? क्या हम जो ग्लोबल पॉलिटिक्स होती है, जो ग्लोबल रणनीति होती है, उसमें कहाँ ठहर रहे हैं? कोई देश आज हमारे साथ है? क्या हम विश्वास कर सकते हैं? धर्मेंद्र कुमार मुन्ना, मुझे जवाब दीजिए सर, जिन बातों का जिक्र प्रियंका यहाँ पर कर रही हैं, जो आरोप इससे पहले विपक्ष ने लगाए हैं, डोनाल्ड ट्रंप भारत को लेकर अब जिस तरह के पोस्ट लिखते हैं ट्रूथ सोशल पर, क्या आपको कभी आपत्ति होती है उस पर, या आपको ऐसा लगता है कि बड़ी ऑफलाइन बात कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? धर्मेंद्र कुमार मीनाक्षी जी, ट्रंप ने तो मना किया था कि आपको रशिया से माफी के साथ नाम में करेक्शन कर रही हूँ जी। धीरेन्द्र जी बताइए। मीनाक्षी, इससे पहले तो उन्होंने मना भी किया था ट्रंप ने कि आपको रशिया से तेल नहीं लेना है, क्या लेना, हमने छोड़ दिया था ना, हमने छोड़ दिया था ना, हम बंद किया है, कभी हम कम किया है, फिर ज्यादा कर लेंगे। किसको क्या? मैं आपको बोलूँ मीनाक्षी कि कल आपको 3 बजे शो करना है, अगर मैं ना बोलूं तो आप ना करेंगी, वही वाली बात है। ये लोग बात का पतंगड़ बनाते हैं। दूसरी बात है, शोक के बात पे भी इतनी बात बढ़ गई थी। ठीक है, जिनके बारे में शोक मनानी थी या तुरंत देना था, क्या वहां के प्रधानमंत्री थे? क्या वहां के राष्ट्रपति थे? ये बहुत सारी चीजें होती है कि कब हमारे देश को आधिकारिक तौर पे किसके लिए शोक करना है, नहीं करना है। सुप्रीम लीडर है वहां के, वो सुप्रीम लीडर है वहां के। आपके देश के भीतर उनकी मौत पर प्रोटेस्ट हो रहा है, आपके देश के भीतर उनकी मौत पर प्रोटेस्ट हो रहा है। एक आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, यहाँ पर आपने ठीक है, जैस्मिन शाह धीरेन्द्र जी की बात दो देशों के संबंधों पर हल्ला कर रहे हैं मीनाक्षी जी। जैस्मिन शाह बोलेंगे। धनंजय जी जब बोलते हैं तो लोगों को बुरा लगता है, लेकिन पीछे से सुकून पैदा करते हैं। वन बाय वन प्लीज, वन बाय वन, जिसका मैं नाम लूं प्लीज वो बात करें कि वन बाय वन। जैस्मिन शाह बोलेंगे। हाँ मीनाक्षी जी, आपके डिबेट में इस तरीके के वाक्य सुनने मिल रहे हैं भाजपा और उनके एनडीए अलाई से कि जैसे आपके रीडर्स जो हैं, आपके जो दर्शक हैं, उन्होंने कभी कुछ समझते ही नहीं है अपने आप को। मतलब ये क्या बात हुई कि ईरान के सबसे बड़े लीडर, उनकी हत्या की जाती है और कहते हैं कि जी हमने उचित ही नहीं समझा कि हमारे प्रधानमंत्री बोले। आपने क्या हमको सबको बेवकूफ बना रखा है? आप चलिए कुछ भी बोले अलग चीज है, आपके नेता जो भी बोले, भले इस डिबेट की तो मर्यादा रखिए। यहाँ पे बैठ के आप बोलिए कि जो ट्रंप कर रहे हैं भारत को कॉलोनी की तरफ नहीं मान रहे हैं, जब चाहे टैरिफ लगा दिया, जब चाहे बोले कि रूस से तेल बंद कर लो, जब चाहे शुरू कर लो, तो ये क्या सही है आपके लिए? उनकी एक प्रेस सेक्रेटरी, मैं केवल ट्रंप की बात नहीं कर रहा हूँ, निचले लेवल की प्रेस सेक्रेटरी आज बोल रही है कि हाँ जी भारत अच्छा बच्चा है, उसको हमने 30 दिन का रशियन ऑयल देने की मंजूरी दे दी। निंदा कीजिए आप बोलिए कि सारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हम फॉलो अप करेंगे। भारत का इस तरीके से अपमान, मीनाक्षी जी मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इस तरह के का अपमान ठीक है जब से भारत आजाद हुआ है तब से नहीं हुआ है। चलिए, बड़ा सवाल यहाँ पर जैस्मिन शाह ने उठाया है। धनंजय गिरी, अब इनका कलेक्टिव रिस्पॉन्स करिए जो यहाँ पर प्रियंका ने कहा, उसके बाद इस तरीके से नतमस्तक होने का काम जो मोदी जी ने किया है, देश का अपमान किया है, भारत का अपमान किया। ठीक है धनंजय गिरी जी, आपके सहयोगी ये कह रहे हैं कि भारत तय करेगा कि वहां पर वो ना राष्ट्रपति है ना प्रधानमंत्री है, उनकी मौत पर दुख जाहिर करना है नहीं करना है। पहले तो मुझे बताइए आप कि आप धीरेन्द्र जी की इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? बीजेपी उनकी इस बात से इत्तेफाक रखती है? आपके सहयोगी दल के नेता हैं, बताइए मुझे। मीनाक्षी जी मैं 2 बातों का जवाब देता हूं। पहले तो जो बातें हो रही है रसिया से ऑयल खरीदने का डाटा IOCL, BPCL, HPCL ने रेगुलर जारी कर दिया और पर डे का डाटा वेबसाइट पर जारी किया है।
एक भी दिन एक भी पॉइंट कम तेल नहीं खरीदा गया। हाँ, तेल खरीदा कम हुआ है रसिया से, जिसमें रिलायंस ने कम किया और प्राइवेट कंपनियों ने कम किया, क्योंकि ये कंपनियां ग्लोबली काम करती हैं, सैंक्शन का उनको डर था, इसलिए उन लोगों ने खरीदा। भारत सरकार ने एक भी दिन एक भी पॉइंट कम नहीं किया, बल्कि रेदर बढ़ाया है। आप किसी भी IOCL, BPCL, ONGC का डाटा उठा के देख लीजिए। कांग्रेस क्या कहती है, कौन क्या कहता है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारे राष्ट्र के लिए क्या बेहतर है, यहाँ के नागरिकों के लिए क्या बेहतर है, ईरान के हमारे सुप्रीम लीडर पर जो हक में सवाल क्या आपके बेहतर है। सहयोगी ने उठाया, सर, मुझे उस पर जवाब दीजिए। दूसरी बात, ईरान की जहां तक बात है, ये स्पष्ट है कि ईरान भी हमारा मित्र है और इजराइल भी हमारा मित्र है। दोनों के बीच युद्ध के माहौल चल रहे हैं, दोनों के बीच युद्ध है और आधी दुनिया लगभग युद्ध के आगोश में फंसी हुई है। हमें इस पीरियड में सुनिश्चित ये करना है कि हमारे लोग कैसे बाहर निकल के आए, जैसा कि कल जयशंकर जी ने बयान भी दिया कि हम कैसे अपने लोगों को इवैक्यूएट करें, कैसे अपने लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें, चाहे किसी भी मुल्क में रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना, भारत और भारतीयों के हितों की रक्षा करना, ये हमारा प्राइम दायित्व है। और भारत सरकार उसी डिप्लोमेसी को लेकर चल रही है, जहां जितनी जरूरत है, जहां जैसी आवश्यकता है, उसका भारत सरकार ख्याल रख रही है। दूसरी बात, आप किसी से बात कर रहे थे कि आप चैनल पर संस्कार की बात करें। भाई, जब उनके नेता ने अपने पिता का अपमान करके पार्टी छीन ली हो, ठीक है सर, तो उस वैसे व्यक्ति से आप संस्कार की अपेक्षा सर, फिर करते हैं। आपके ऊपर भी ये तो बहुत गलत सारे करते आक्षेप हैं। आएंगे। इट्स ये बेटर लेट्स गलत नॉट करते गो हैं। इनटू दैट ऐसे डिटेल। लोगों अभी से हम युद्ध पर संस्कार चर्चा की कर रहे हैं सर, बहुत आप अलग बात कृपया है, ना करें। महत्वपूर्ण बात है। सिवाच साहब, आपने सभी पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ताओं को सवाल भी सुन लिए सर, जवाब भी सुन लिए। मुझे ये बताइए कि सरकार अभी तक इस पूरे संकट पर जिस तरह से काम कर रही है, एज ए डिफेंस एक्सपर्ट, क्या सर आप उससे संतुष्ट हैं? और ये सवाल मैं उस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रही हूँ जो सवाल जैस्मिन शाह ने यहाँ पर उठाया कि आजादी के बाद से अब तक का सबसे निचला स्तर विदेश नीति पर दिखाई दे रहा है विद रिस्पेक्ट टू द स्टेटस यू शुड हैव। देखो मीनाक्षी, एक बात मैं प्योरली एज ए नेशनल स्ट्रेटेजिशियन के तरह से बात करूंगा कि इस आज की परिप्रेक्ष्य में देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड नॉट परमानेंट एनिमी। व्हाट इज परमानेंट इज योर नेशनल इंटरेस्ट। आपका नेशनल इंटरेस्ट क्या करता है, और ये सच्चाई है। आज की तारीख में अगर कोई ऐसा देश है मिडिल ईस्ट में जो सबसे साथ दोस्ती है, वो भारत ही है। भारत के रिलेशन मिडिल ईस्ट में सभी कंट्री से, इजराइल से भी, ईरान से भी। अब बात आती क्या भारत ने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए सब कार्रवाई की है? मुझे लगता है इससे बेटर कर ही नहीं सकते थे। 50 से लेकर 74 दिन का आपने ऑयल स्टोर कर रखा है, कम से कम 30 दिन की आपने गैस कर रखी है। आपने अभी वो 24 एंटिटी से 40 कर दी। रशिया से आपने ऑयल खरीदना कभी बंद नहीं किया, इतना प्रेशर आने के बाद भी। हाँ, आप ये इवॉल्विंग सिचुएशन है, ये किसी ने नहीं सोचा था स्टेट ऑफ हार्मोज ब्लॉक कर। तो ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। मुझे लगता है आज की तारीख में हम बहुत बेटर प्रिपेयर्ड हैं, मगर ये कभी भी नहीं होता कि इससे कुछ नहीं करते थे। 4 चीजें और करने की जरूरत है। हमें अभी और ऑयल की एंटिटी को एक्सप्लोर करें, हम रशिया से और ज्यादा ऑयल लें, और मिडिल ईस्ट हो सकता है 1-2 महीने तक के लिए बंद रहे। ये सोचना कि ये प्रॉब्लम दूर जल्दी हो जाएगी, नहीं होगी। दूसरा, कहीं ना कहीं बात हो रही है खर आइलैंड और अबू मूसा आइलैंड लेने की। हो सकता है अमेरिका इसको खोल ले, पर मुझे लगता है कि इसके खुलने के चांस नहीं है। दूसरा, जो गैस है, वो जो हमारे डोमेस्टिक टर्मिनल है, उनमें गैस बढ़ाएं, क्योंकि बाहर से गैस मिलनी मुश्किल है आज की तारीख में। तीसरा, आप देखें हमारे चारों तरफ जो देश हैं, उनकी हालात खराब है, क्योंकि उनके पास रिजर्व 3 दिन का है, तो हमारे पास 50 से 74 दिन है। हम ये नहीं कहेंगे कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है 180 दिन होना चाहिए था, जैसे चाइना के पास है, साउथ कोरिया के पास 200 दिन है। मगर आप चलिए, महत्वपूर्ण सजेशंस हैं, कंट्री है, आप कम से कम बढ़ते डिस्कशन में भी अगर ऑपोजिशन की तरफ से कोई ऐसे सजेशंस आ रहे हैं जिनको फौरन इंप्लीमेंट किया जाए, उस पर कदम उठाए जाए, उसको इत्मीनान से सुना भी जाना चाहिए।